नमस्कार और आइए अब डालते हैं नजर अब तक की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। ने सहारनपुर से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये अवैध रूप से जिले में रह रहे थे। गिरफ्तार बांग्लादेश निवासी उमर मोहम्मद उस्मानी और उसके पुत्र तनवीर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया था। उस्मानी के कब्जे से उसका बांग्लादेशी नेशनल कार्ड और बांग्लादेशी सिम कार्ड भी बरामद किया गया। दोनों आरोपियों से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों पिता पुत्र किसी ऐसे संगठन के संपर्क में तो नहीं थे जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा हो। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए हंगामे को लेकर मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले पर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार पत्रकारों की अस्मिता की रक्षा करेगी। जो घटना घटी मुरादाबाद में, पूरे प्रदेश को देश के अंदर शर्मसार करने का काम अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने किया। इस घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने पत्रकार मित्रों के साथ खड़े होंगे। हमारी पूरी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे पत्रकार मित्रों के साथ खड़ी है। हम किसी भी कीमत पर उनके अपमान को सहन नहीं करेंगे। कानून मंत्री ने मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी को शर्मसार करने वाली घटना बताया और कहा कि अखिलेश यादव पत्रकारों पर खींच निकाल रहे हैं। मुरादाबाद में कल न्यूज 18 के पत्रकार के साथ एसपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा था। रामपुर से साइकिल यात्रा शुरू करने का मकसद जेल में बंद कद्दावर सपा नेता आजम खान को समर्थन करना था। आजम खान के बनवाए जौहर विश्वविद्यालय से अखिलेश यादव ने रामपुर में एसपी के जिला कार्यालय तक यात्रा निकाली। अखिलेश के साथ आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा भी मौजूद थी। अगर एक साथ इतने किसी नेता पर मुकदमे लगे होंगे तो शायद इकलौते नेता हैं पूरे देश में आदरणीय आजम खान साहब जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग गए होंगे। और वो मुकदमे इसलिए लगे हैं, उन्हें फंसाया इसलिए झूठा जा रहा है कि उन्होंने सबसे ऐतिहासिक काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के खिलाफ बीजेपी सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए। किसी एक नेता पर देश में लगाए गए सबसे ज्यादा ये मुकदमे हैं। एसपी की सरकार आने पर जौहर विश्वविद्यालय को और भव्य बनाया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि यूपी में जब जब साइकिल चली है बदलाव हुआ है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा लखनऊ में आकर खत्म होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के पंचायत चुनाव में आरक्षण पर रोक लगा दी है। अजय कुमार की जनहित याचिका पर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 15 मार्च तक रिजर्वेशन को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण प्रक्रिया में 1015 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में कहा था कि 1995 के आरक्षण रोटेशन को मनमाने तरीके से लागू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जबकि वर्ष 2015 को बेस वर्ष मानकर आरक्षण रोटेशन लागू किया जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष 15 मार्च को कोर्ट में रखेगी। फिलहाल पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। कोर्ट में यूपी सरकार को इस मामले में सोमवार तक जवाब दाखिल करना होगा। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी। एसीएस पंचायती राज मनोज कुमार सिंह की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में देश की आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव पर वेबसाइट लॉन्च की। पीएम मोदी ने अभय घाट पर बापू को नमन कर अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर लंबे दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई। शोषण और हिंसा के खिलाफ भारत की जो चेतना राम के युग में थी, महाभारत के कुरुक्षेत्र में थी, हल्दी घाटी की रणभूमि में थी, शिवाजी के उद्घोष में थी, वही शाश्वत चेतना, वही अदम्य शौर्य भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समाज ने आजादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में कितने आंदोलन हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आना चाहिए था। ये एक संग्राम संघर्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएं हैं।
लखनऊ में आजादी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काकोरी शहीद स्मारक में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पूरे साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपरा को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। हमारी सेना और पुलिस बल के जवान हैं, इन सब की स्मृति में भी बने हुए जितने भी स्मारक हैं, शहीद स्थल हैं, इन सब पर भी पूरे 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कोई न कोई आयोजन उनके साथ होते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी ने बताया कि सरकार सभी 75 जिलों में अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह के जरिए शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे साल श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम बना रही है। कार्यक्रम के दौरान योगी ने काकोरी में शहीद स्थल पर फूल चढ़ाकर आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। 11 मंत्रियों में सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि धन सिंह रावत, रेखा आर्या और स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। तीरथ कैबिनेट में 7 पुराने ही मंत्री हैं, जबकि बंशीधर भगत, गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल, स्वामी यतीश्वरानंद नए चेहरे शामिल किए गए। 4 वर्षों के अंदर हमारी पार्टी ने, भाजपा ने और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। शपथ लेने के बाद मंत्रियों ने कहा कि वो पार्टी के भरोसे पर खरा उतरेंगे और 2022 में बीजेपी की सरकार फिर से वापस बनवाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी संगठन में भी बदलाव कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हटाकर मदन कौशिक को जिम्मेदारी दी गई है। त्रिवेंद्र सरकार में कौशिक कैबिनेट मंत्री के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता थे। अब बदले हालातों में बीजेपी नेतृत्व ने कौशिक को संगठन की कमान देकर उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल संगठन के विस्तार में करने का फैसला किया है। जो परिवर्तन नेतृत्व ने किया है उसी रूप में काम करेंगे। अभी तक सरकार के प्रवक्ता, संसदीय कार्य मंत्री, एक मंत्री के रूप में दायित्व था। अब संगठन को मजबूत करने का दायित्व मिला है तो उसी रूप में काम करेंगे। अपना बूथ स्तर तक जाकर संगठन को मजबूत करना, इस दायित्व का निर्वहन करते हुए तब 2022 में हम सरकार बनाएंगे। बंशीधर भगत को संगठन से हटाकर सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले सरकार और संगठन का चेहरा बदलने से कितना फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कुरान की कुछ आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। यूपी शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने याचिका दाखिल कर कुरान पाक में 26 आयतों को किताब में बाद में जोड़ने वाली आयत बताया और सुप्रीम कोर्ट से इस आयतों को हटाने की मांग की। याचिका में रिजवी ने कहा कि इन 26 आयतों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है। कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका दाखिल होने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वसीम रिजवी से नाराजगी जताई है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से, उसकी भरपूर तरीके से हम मदम्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। वसीम रिजवी जैसे लोग अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। वो वक्तन फ़वक्तन इस तरीके की कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करते रहते हैं और यही वजह है कि वो बेवजह और बेमतलब इस तरीके के बयानात देते रहे हैं। गोरखपुर में मानव तस्करी गैंग का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। तस्करी के कब्जे से 15 लड़कियों को मुक्त कराया गया। इस दौरान 3 मानव तस्करों की गिरफ्तारी हुई। शहर के तिरुआ टोल प्लाजा के पास से इन मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो बच्चों को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली जा रहे थे। आशंका है कि तस्कर इन बच्चों को देह व्यापार में शामिल लोगों को बेचते थे। गरीबी के कारण तस्करों के चंगुल में फंसे बच्चों को पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुक्त करा लिया है। 15 बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर भेज दिया गया है। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जो लड़कियां मुक्त कराई गई हैं वो नाबालिग हैं और सभी को काउंसलिंग के लिए गोरखपुर चाइल्ड लाइन भेज दिया गया है। देवरिया में शराब तस्करी पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। मडवाड़ी पुलिस ने हेतिमपुर कस्बे में चेकिंग के दौरान यह भंडाफोड़ किया। कार से चलता फिरता शराब का गोदाम मिला। कार के अंदर से 1235 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। कारों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसकी बॉडी के अंदर शराब का जखीरा छुपाया गया था। अवैध शराब हरियाणा में बनी है और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। थाना महुआ डीह के हेतिमपुर चौकी के पास से हाईवे के पास एक गाड़ी पकड़ी गई पिकअप, जिसमें चैम्बर बना करके नीचे अंग्रेजी शराब रखी गई है
दूसरे प्रकरण में थाना रामपुर कारखाना में एक कोरोला गाड़ी टोयोटा की पकड़ी गई है, लगभग नई गाड़ी है 16-17 लाख की, और उसमें करीब 2 लाख की शराब पकड़ी गई है। ये दोनों गाड़ियां रोहतक से बिहार जा रही थी। एक दूसरी कार इंदिरापुर कस्बे से भी पकड़ी गई है। इसमें बैकलाइट के अंदर शराब की 264 बोतलें छुपाई गई थी। दोनों से करीब 26 लाख की शराब बरामद हुई है। शराब तस्करी के इस चौंकाने वाले खुलासे से लोग हैरान हैं। कन्नौज में एक पुलिस के एक सिपाही की कुछ तस्वीरें काफी चर्चा में हैं। गुरसहायगंज कोतवाली में तैनात ये सिपाही लगातार सोशल मीडिया पर अपने सर्विस पिस्टल के साथ तस्वीरें पोस्ट करता रहता है। सिपाही के असलहे की नुमाइश करने का मामला आला अधिकारियों तक पहुंच गया। इस मामले को लेकर अब सीओ सिटी को जांच सौंपी गई है। थाना गुरसहायगंज का एक प्रकरण है। आज ही सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि उसमें एक है जिसका श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संज्ञान लेते हुए जांच कराई जा रही है। जो भी विधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और खबरों के साथ।